नमस्ते छात्रों, आज हम आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इस पाठ के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनके बारे में हमने अपनी पिछले वीडियोस में भी बात किया है। ठीक है छात्रों, आज हम इसी पुस्तक के अध्याय 3 का अध्ययन करने वाले हैं और अध्याय 3 का शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पाठ के अंतर्गत बहुत से भाग आएंगे, अतः इस कारण मैंने इस अध्याय को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। आज हम पहले भाग के अंतर्गत आने वाले विषयों को, या आप उसे सब टॉपिक्स भी कह लीजिए, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ का जो पहला शीर्षक है वह है आपका प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ के जरिए नेहरू जी हमें क्या बताना चाहते हैं। और छात्रों, इस पाठ को भी मैंने की पॉइंट्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप इसे एक मोटे तौर पे समझ सकें, क्योंकि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, उन्हें यहाँ पे रीड करके समझाना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए मैंने आपको पूरे पाठ के हर एक विषय का एक एक की पॉइंट्स बनाया है। तो आप प्लीज इसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए जानते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इस पहले विषय को। तो छात्रों, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारे नेहरू जी हैं वे कहते हैं कि भारत के अतीत की ये सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ पे थे? जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदाड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिलते हैं। ठीक है, और इन खुदाइयों ने ही प्राचीन इतिहास की समझ में क्या लाई थी? एक तरह की क्रांति लाई थी। इतिहास में वे क्रांति लेकर आते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है और एक यहाँ पे कि जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी बहुत थी। अब इन दोनों के बीच की दूरी थी, फिर भी जब यहाँ पे खुदाई की गई तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, और भी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसमें क्या क्या मिले उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो क्या मिले हमें? कई खंडरों की खोज हुई, कई नगरों के अवशेष हमें मिले, प्राचीन मानव के द्वारा बसाए गए बहुत से नगरों का भी हमें अवशेष यहाँ पर मिलता है। और देखिए, ये जो खुदाई हुई थी वो मुख्य रूप में उत्तर भारत के तरफ हुई थी। उत्तर भारत में काफी दूर तक इनफैक्ट फैली हुई थी। और यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे नई खोजों की हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अवशेषों का फैलाव पश्चिम में काठियावाड़, पंजाब के अंबाला साइड में तथा गंगा की घाटी तक फैला हुआ है। ओके, अब सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक रूप कैसा है? कैसी है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक बहुत ही अत्यंत विकसित सभ्यता मानी जाती है। और आई थिंक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पिछली कक्षा में, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, इस सभ्यता को विकास करने के लिए हजारों वर्षों का समय लगा। ठीक है, तब जाके ये सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता हो पाई। कोई एक रात में ये इतनी विकसित सभ्यता नहीं हो पाई। धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, यानी कि इस सभ्यता ने किसी एक धर्म को नहीं माना, इसने सभी धर्मों को महत्व दिया उस समय में। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान और क्या क्या बातें हमें मालूम चलती हैं कि इनके जो व्यापारिक संबंध थे, बिजनेस रिलेशंस थे, वो किनके साथ थे और वो कैसे थे। तो इनके जो व्यापारिक संबंध थे वो फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ बहुत ही बेहतरीन थे, बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, फारस यानी कि आज जिसे हम ईरान कहते हैं, इराक जो उस वक्त मेसोपोटामिया कहलाता था, मिस्र यानी कि इजिप्ट। ठीक है, अतः आप यहाँ पे क्या ध्यान देंगे छात्रों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको बेहतर सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और यह सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसका व्यापारी वर्ग जो था वो काफी धनी था। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मात्र वहां लोग थे, खेती करते थे, खाते थे, नहीं। उस सभ्यता के लोग काफी धनी थे, वो काफी अच्छा व्यापार करते थे अपने आसपास के क्षेत्रों से भी, आज जैसे कि हमने अभी बात की फारस से, इराक और मिस्र से भी। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जब अवशेष निकाले गए, जब वहां की सड़कों को देखा गया, घरों को देखा गया, उसके अवशेष मिले, तो ये पाया गया कि सड़कों के दोनों किनारों पर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई होती होंगी उस दौरान। ऐसा यहाँ पे समझा गया है अवशेषों को देखने के उपरांत।
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा आज के भारत में काफी अंतर आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल आ चुका है इसमें अंतर। और ये अंतर क्यों आया? क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और लंबा समय के कारण हमें जानकारी भी कम उपलब्ध हो पाई है और असंख्य परिवर्तन हुए हैं। कोई एक दो परिवर्तन नहीं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो कहीं कहीं हमें इनमें एक जुड़ाव भी नजर आता है, कनेक्टिविटी भी दिखती है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले अवशेषों से क्या जानकारी मिली। हमें उनसे क्या जानकारी मिलती है कि उनकी जो परंपरा थी, उनका जो रहन सहन था, उनके जो लोक प्रचलित रीति रिवाज थे, जो उनकी दस्तकारी थी, जो उनका पोशाकों के पहनने का फैशन था, जो रंग बिरंगे कपड़े वो पहनते थे, ये सब चीजें जो थी वो 6-7 हजार वर्ष पुरानी है। पर इनका कहीं ना कहीं एक जो कनेक्टिविटी है वो हमारे भारतीय संस्कृति से भी दिखता है। ठीक है, मिलता जुलता है, आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने और एक चीज देखते हैं कि भारत के विकास की भी बात यहाँ पे नेहरू जी इस भाग के अंत में करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो भारत का विकास है वो निरंतरता है, यानी कि वो निरंतर होता रहा है। ऐसा नहीं है कि एक युग में वो हमने विकास किया और दूसरे समय में हमने विकास नहीं किया, हम निरंतर करते हैं। यहाँ पे नेहरू जी भारत के शिशु रूप से उसके एक सयाने रूप तक का, यानी समझदारी रूप तक के सफर की बात करते हैं और वे ये कहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा जो भारत का विकास है, वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि हम कला एवं तकनीकी विकास में भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत अधिक सक्षम थे, या उनसे हमारा जुड़ाव बिल्कुल बेहद सही था कला एवं तकनीकी क्षेत्र में भी। ठीक है छात्रों, अब चलिए हम अपने अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, आर्यों का आना। तो चलिए जानते हैं कि ये आर्य कौन थे, ये कहाँ से आए थे। परंतु जब हम आर्यों की बात करते हैं तो इनके आने का और कहाँ से आने का कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं मिलता है। पर ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपना मत इस पर दिया है और वे क्या बताते हैं, वे कहते हैं कि जो भारत की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती संस्कृति है आर्यों की संस्कृति से भी। और उनका ये मानना है कि जो ये आर्य थे जो कि ईरान से आए थे, एक्चुअली वो दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। द्रविड़ जातियों के बीच भी इनकी समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। मोहनजोदाड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व ये भारत में आ चुके थे। इस आधार पर आर्यों को भारत के निवासी हम मान सकते हैं, ऐसा यहाँ के कुछ विद्वानों का मत था। ठीक है, अब आगे क्या बात होती है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर अंत कैसे हो गया। अचानक इतने लंबे समय तक रहने वाली विकसित सभ्यता एक ही बार में कैसे पूरी तरह से खत्म हो गई। तो जी नहीं, ये सभ्यता एक दिन में कोई खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि जरूर कोई ऐसी दुर्घटना हुई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा, जैसे कि भूकंप का आना या फिर किसी महामारी का फैल जाना। अब बात होती है कि या तो ऐसी दुर्घटना के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा, या फिर सिंधु नदी, क्योंकि ये घाटी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या सिंधु घाटी के जो थी वो सिंधु नदी के बहुत ही नजदीक में थी। तो शायद सिंधु नदी में आए दिन कई बाढ़ तूफान आते रहते थे और शायद इसी बाढ़ के आने के कारण, किसी बहुत बड़े बाढ़ के आने के कारण, फ्लड के आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो चुका हो। तो कहीं कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत मौसम में हुए परिवर्तन के कारण हुआ है, यानी कि जब मौसम में परिवर्तन आया तो जमीन सूखती चली गई और उसके कारण क्या हुआ, खेत जो थे वो रेगिस्तान में परिवर्तित हो गए। यानी जब लोग खेती ही नहीं कर पाएंगे, अनाज ही नहीं उगा पाएंगे, तो वो क्या खाएंगे और क्या वो सभ्यता जीवित रह सकती है। तो ऐसे कई अटकलें लगाएंगी और कई बातों को यहाँ पे लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के ये कारण हो सकते हैं, पर इसमें भी मतभेद है। साथ ही हम यहाँ पे ये भी जानेंगे छात्रों कि जब ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई होती है तो उसमें जो मकान निकल कर आते हैं, उन खुदाइयों के टाइम पे अवशेष उसके जो दिखते हैं वो बहुत ही अचरज में डाल देते हैं, क्योंकि ये मकान जो थे वो 3 मंजिला मकानों के नींव पे दिखते थे। अब ये समझना यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होती है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ये इसके लिए भी यहाँ पे हम समझेंगे इस बात को कि जब मोहनजोदाड़ो के खंडहरों पर जो रेत की परतें थी वो इसलिए हुई थी कि जब मौसम में बदलाव आया, परिवर्तन आया, तो
उसने पूरे इस सभ्यता को, इस पूरी घाटी को अपने अंदर ढक लिया। और जो भी लोग बचे खुचे थे, जब वो वापस आते हैं, अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर वो उसी मकानों की नींव पर एक मकान बनाने लगते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है। और फिर जब फिर से कुछ ऐसा यहाँ पे घटता है, सभ्यता खत्म होने लगती है, कुछ लोग बचते हैं, तो इस तरह से उन्होंने उसी नींव पर अपने मकान बनाते हैं, उन्हीं रेत के टीलों पर अपना मकान बनाते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि 3 मंजिला मकानें वहां पे हमें इस खुदाई के दौरान दिखती हैं, और जो कि पूरी तरह से रेत में दबी हुई हैं। तो हमें यहाँ पे जमीन की सतह से ऊंची उठती गई थी, और पुरानी नींवों पर इनके मकान बनाने की बात से हम ये कह सकते हैं कि जो खुदाई में 3 मंजिला घर के अवशेष मिले थे, वो इन कारणों से भी हो सकते हैं। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि जब मौसम में परिवर्तन हुआ तो सभ्यता तो नष्ट हो गई, लेकिन इसी मौसम के परिवर्तन के कारण इसी रेत ने, जिसने पूरे शहर को ढक लिया था, मकानों को ढका था, शायद इसी रेत ने इतने वर्षों तक इसे सुरक्षित भी रखा, जो कि आज हमें काफी हद तक ये सहायता कर रहा है हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उस सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो चुका है, तो इसके बाद आने वाली सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो इतने हजारों वर्षों तक यहाँ पे थी, उसके अंत के तुरंत बाद तो कोई नई सभ्यता नहीं आई। उसके करीब 1000 वर्ष के बाद हमारे यहाँ कौन आते हैं, वे होते हैं आर्य। जब ये आर्यंस आते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने किस चीज को सबसे अधिक बढ़ावा दिया, तो वो था कृषि को इन्होंने अधिक बढ़ावा दिया। अब इन्होंने कहां से प्रवेश किया, तो इन्होंने उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किया। एक्चुअली नॉट ओनली आर्यन, यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि जो बहुत सारे कबीले और जातियां थी, वे भी पश्चिम उत्तर दिशा से ही भारत में अपना प्रवेश करते थे। और जब वे भारत में प्रवेश करते थे, तो ये भारत में घुल मिल जाते थे, यानी ये अपनी संस्कृति और हमें समझाते थे, या हमसे इनका लेन देन बढ़ता था, और हमारी संस्कृति को ये एक्सेप्ट भी कर लेते थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको क्या ध्यान देने वाली है कि द्रविड़ और आर्यों के बीच में एक बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। और यही बात यहाँ पे खुलकर सामने आती है कि जो भारतीय संस्कृति में आर्यों का और द्रविड़ जाति की संस्कृति का एक अच्छा खासा झलक हमें साफ रूप से देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है कि हमारी संस्कृति में आर्यंस की संस्कृति और द्रविड़ जाति की संस्कृति का भी एक समावेश देखने को मिलता है। और बाद में भी जितनी जातियां भारत आई, और सभी ने इन आर्य और द्रविड़ों के मेल से बनी संस्कृति को ही अपनाया या उसमें मिलती चली गई। तो ये छात्रों बात होगी, यहाँ पे हमने आर्यों के आने की बात की, उनके द्रविड़ और आर्यों के बीच के तालमेल की बात की, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत की बात की, और उसके बाद आने वाले सभ्यता की भी हमने यहाँ पे हल्की सी चर्चा की है। तो चलिए अब अपने अगले विषय की तरफ चलते हैं। इस विषय के अंतर्गत हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले क्या समझा जाता था, हमारे विचार क्या थे। तो हम लोगों का यह मानना था, यह हमारे पास क्या था, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो थी हमारी भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास क्या है छात्रों, वो है हमारा वेद। और वैदिक युग के काल से ही निर्धारण के बारे में या इसके समय के बारे में बहुत सारे मतभेद होते आ रहे हैं। तो इस विषय को जानने से पूर्व पहले हम ये समझते हैं कि वेद हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, और ये कौन कौन से वेद होते हैं, वो हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्व वेद। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो वेद है ये हमारे भारतीय ग्रंथ है। अब इसका जो युग था, इसका जो वैदिक युग है या जो इसका काल समय है, उस पे इतना विवाद क्यों हुआ। और इस विवाद के जो 2 पक्ष थे, वे थे यूरोपीय विद्वान, और वहीं पे जो दूसरा पक्ष था वो था हमारे भारतीय विद्वानों का। काफी सोच विचार के बाद, खोजबीन के बाद और कई मतभेदों के बाद एक लास्ट में एक निर्णय लिया जाता है कि जो वैदिक हमारे जो वेद है, इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व का माना जाएगा। और न सिर्फ यूरोपीय विद्वान बल्कि अधिकांश विद्वानों ने भी इस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। ठीक है। अगली बात यहाँ पे क्या नेहरू जी बताते हैं हमें कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद, अब मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद में भारतीय धर्म ग्रंथों को और अधिक पुराना, मानव की प्राचीनतम उपलब्धि एवं अद्भुत रचना माना गया। यानी जो हमारे वेद थे, ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई के
मतलब काफी पहले के हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उनसे अधिक पुराने हो गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है मैक्स मुलर की भी। अब मैक्स मुलर ने यहाँ पे क्या कहा है, वे एक जर्मन लेखक थे। पहले जानते हैं कि मैक्स मुलर कौन थे। मैक्स मुलर साहब एक जर्मन लेखक थे और ये भारतीय वेद एवं पुराणों पर इन्होंने बहुत ज्यादा शोध का कार्य किया। शोध यानी कि रिसर्च वर्क किया है, तथा इन्होंने कई वेद पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों को भी अनुवाद किया है अन्य भाषाओं में, ठीक है। अब इनका एक मत क्या था कि जो आर्य थे, जो कि ईरान से आए हुए थे, ये मानव, यही वो लोग थे जिनको बोलने का एक तरीका मालूम था, ये शब्दों का इन्हें ज्ञान था, या इन्हें पता था कि कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है, ये इनके विचार थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेदों में, यानी हमारे भारतीय वेदों में किसकी छाप अधिक देखने को मिलती है, तो ईरान की छाप देखने को मिलती है। अब ये जो आर्यंस थे वे कहाँ से आए थे, आर्य ईरान से ही आए थे। कहाँ, हमारे भारत देश में आए थे। और भारत में प्रवेश से पहले आर्य अपने साथ अपने विचारों को भी लेकर आते हैं, अपने विचारों के साथ वे प्रवेश करते हैं। वे हमारे जो रीति रिवाज है, संस्कृति थी, उसको नहीं अपनाते हैं और मोस्टली वे अपने विचारों को यहाँ पे उसका फैलाव करते हैं, ठीक है। इसका एक अच्छा खास उदाहरण यहाँ दिखता है कि जो इनकी एक धार्मिक किताब है, ईरान की जो धार्मिक किताब है उसका नाम है अवेस्ता। अब अवेस्ता तथा हमारे वेदों में इसकी भाषा, यानी अवेस्ता की भाषा की झलक साफ दिखती है, ठीक है। भारत भूमि में उन्हीं विचारों का इन्होंने प्रसार किया, यानी जो अवेस्ता इनकी जो पुस्तक है जिसकी तस्वीर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, उन्होंने इसी धार्मिक किताब का प्रचार प्रसार यहाँ पर किया। अब ये भी यहाँ पे एक विषय बन जाता है जानने का कि हमारे वेदों में और अवेस्ता में क्या समानताएं थी। तो हमारे वेदों में और अवेस्ता में भाषा को लेकर बहुत ज्यादा समानता, इक्वालिटी देखने को हमें मिलती है। क्या है वो, कि कई विद्वानों का मानना है कि संस्कृत से ज्यादा इसमें अवेस्ता की भाषा की झलक हमारे वेदों में मिलती है। वैसे तो कहा जाता है कि जितने हमारे जो वेद ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा निष्ठ हैं, यानी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, परंतु यह भी एक सत्य है कि उसमें अवेस्ता की भाषा भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। विद्वानों का मानना है कि भारतीय महाकाव्य संस्कृत से अधिक अवेस्ता के निकट हैं, अवेस्ता भाषा के निकट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी अपने अगले विषय की बात, जो है वेद, ठीक है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, इस टॉपिक को भी। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। चलिए जानते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। छात्रों, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद का अर्थ होता है किसी चीज को जानना, खासतौर से इसका अर्थ माना जाता है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा और देव मंदिर का न होने की बात होती है। साथ ही वेदों को मानव मस्तिष्क की अद्भुत रचना कहा गया है। यहाँ नेहरू जी ने हमें ये भी बताया कि वैदिक काल से जुड़े जो आर्य थे उनके मन में कैसी बातें थी, या कैसे उनके इच्छाएं थी, क्या वो सोचते थे। तो उन लोगों के जो वैदिक काल के जो आर्य थे उनके उनमें जीवन के प्रति एक उमंग की भावना रहती थी। वे आत्मा पर कम ध्यान देते थे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ये भी कहा है कि वे मृत्यु के बाद किसी भी अस्तित्व पर अविश्वास का होना था, यानी कि वे मृत्यु के बाद किसी भी अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे। अब यहाँ पे और एक बात हमारे सामने आती है, वह है कि हमारा जो प्रथम वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है। कह लीजिए इसे ही मानव जाति की पहली पुस्तक का दर्जा हासिल है। तो मानव मन की भावनाओं का इसमें उल्लेख है, और जब मानव मन प्रसन्न होता है तो कई काव्य रचनाएं रचता है। प्रकृति के सौंदर्य की बात होती है, उसका वर्णन होता है। मनुष्य द्वारा कई विशेष कार्य का इनमें उल्लेख मिला है। कभी ना खत्म होने वाले तलाश का आरंभ यहीं से होता है, ठीक है। तो यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद हम देखते हैं कि कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है प्रारंभिक सभ्यता के लोगों की भावनाएं। अब जब एक बार लोगों में किसी चीज के प्रति तलाश की भावना जगती है तो उनके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो उनकी कल्पनाएं तो बेहद सहज थी और प्रबल होती हैं, ठीक
ठीक है, मतलब कल्पना सहज है लेकिन वो प्रबल इच्छा रखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। जीवन में छिपे रहस्यों को वो जानना चाहते हैं, आखिर ऐसे कौन से जो रहस्य उन्होंने जिनके बारे में सुना है वो उसको पूरी तरह से उन रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। वे पूरी तरह से आस्था से भरे हुए हैं। वे प्रकृति के कण कण में किसको ढूंढते हैं? वे ईश्वर को देखते हैं, और साथ ही साथ उनमें एक साहस है और आनंद का भाव पूरी तरह से उसमें वे सम्मिलित हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेहरू जी पश्चिमी लेखकों के मत की। ठीक है, उन लोगों की सोच क्या थी? पश्चिमी लेखकों का क्या मानना था? वे कहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो परलोक परायण हैं, मतलब वो सिर्फ परलोक के बारे में सोचते हैं और उन्हें इस लोक से शायद ज्यादा समझ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस बात का यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। वे कहते हैं कि किसी भी देश के लोग जो निर्धन होते हैं, जो अभागे होते हैं, वो परलोक में जरूर ही विश्वास रखते हैं। ठीक है, और ऐसे विश्वास तब टूटते हैं क्रांतिकारी विचार के कारण उनमें ही बदलाव आ पाता है। अब नेहरू जी ने यहाँ पे बताया कि जब हम जो ये हमारे भारत में भी और कई स्थानों में भी इस तरह के विचार और कर्म जन्म ले रहे थे, तो दो धाराओं का उस वक्त विकास हुआ था भारत में, विचारों की और कर्म की। तो विचारों की क्या भावना थी? जो जीवन को स्वीकारना चाहते थे, वो जैसा जीवन है उसको वैसा ही वो स्वीकारना चाहते थे, जबकि कर्म के हिसाब से ऐसा नहीं था, वे जीवन को बदलने का विचार रखते थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि भारत की सभ्यता में होने वाले विकास की बात यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं। वे कहते हैं कि जब भारत की सभ्यता विकसित होती है तो जीवन और प्रकृति में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगती है, जीवन आनंद से भर जाता है, वो जीवन को आनंद पूर्वक रूप से जीना चाहते हैं। जब व्यक्ति जीवन को आनंदित होकर जीता है तो विभिन्न कलाओं का विकास करता है, जैसे कि संगीत हो, साहित्य हो, नृत्य हो, गाना हो, गायन हो, ठीक है, चित्रकला या रंगमंच ही क्यों ना हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से आनंदित होता है तो वो इन सब कलाओं का विकास करता है। ठीक है, अब मुख्य बात यहाँ पे क्या देखने लायक है, आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जब कला का विकास ही भारतीय संस्कृति के जीवंत होने का उदाहरण है। इस संस्कृति को परलौकिकवादी नहीं माना जा सकता, यानी कि जीवंत होने के कारण ही यह हजारों वर्षों से बनी हुई है। यानी हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध है और पूरी तरह से अटल है, और इसके जो कला के इसमें जो विकास हुए हैं यही इसके जीवंत होने के उदाहरण हैं। तो चलिए छात्रों, अब हम अपने अगले विषय की तरफ चलते हैं, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। चलिए इस विषय को भी समझ लेते हैं छात्रों। यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो निरंतर रूप से बनी रहती है, मतलब उसकी कंटिन्यूटी उसी तरह कायम रहती है कई परिवर्तनों के बावजूद भी। तो कई परिवर्तन आते हैं लेकिन कई परिवर्तनों के बावजूद भी ये आज भी बनी हुई है। ठीक है, इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि हमने मूल आदर्शों को भी ग्रहण करने लगते हैं, जैसे कि साहित्य हो या फिर दर्शन हो या फिर कला हो या नाटक हो या जीवन के और भी कई क्रियाकलाप ही क्यों ना हो, हम सब उसी विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम चलने लगते हैं इसी के अनुसार। साथ ही हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसी समय जो एक विशिष्टतावाद था, ठीक है, विशिष्टतावाद एक तरह का जो सोच रखने वाले लोग थे, और छुआछूत, ठीक है, ऊंच नीच, इन सब चीजों का भी हम इसकी प्रवृत्ति का भी आरंभ यहाँ पे दिखाई पड़ने लगता है। और ये इतना अधिक हो जाता है, ऊंच नीच और छुआछूत की जो सोच थी वो इतनी ज्यादा अधिक हो जाती है कि वो एक तरह से असहाय हो जाती है, जिसे सहना बेहद मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है? तब यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था बन जाती है, यानी कि इस असहाय को खत्म करने के लिए आधुनिक युग की जाति व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग की जाति व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य क्या था कि उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना। ठीक है, अब उस समय की अगर वो समाज व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे तो जो लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं उनको थोड़ी बहुत शायद इससे एक सपोर्ट मिलेगा, उन्हें शक्ति मिलेगी और शायद हम संतुलन भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, किंतु बाद में क्या होता है छात्रों कि जो ये सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी, जो ये आधुनिक की जाति व्यवस्था
व्यवस्था बनाई गई थी, यही व्यवस्था मानव के लिए एक तरीके से कारागृह बन गई, मतलब मुसीबत ही बनकर रह जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या बताते हैं नेहरू जी हमें। वो हाँ, यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि आधुनिक समाज की व्यवस्था। अब जो आधुनिक समाज बनाया गया था वो लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, लंबे समय तक बनी रही आधुनिक समाज, सभी दिशाओं में इसके विकास की प्रेरणा बनती रही, और हमने न सिर्फ अपने ही आसपास में हमने प्रसार किया अपना, बल्कि हमने भारत के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी समुद्रों तक भी हमने प्रचार प्रसार अपना बहुत बढ़ चढ़ कर किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भारत के सांस्कृतिक विकास में देशों से हमारे संपर्क कैसे थे, कैसे देशों से, अन्य देशों से हमारे संपर्क कैसे थे। तो ईरान हो या फिर आपका ये यूनानीज हो, चीनी लोग हो या फिर मध्य एशिया के लोग हो, या अन्य लोगों से भी या अन्य देशों के साथ भी हमारा संपर्क बराबर बना रहा। ठीक है, और करीब 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला हमें आज भी देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति का यह विकास अटूट और बेहद अद्भुत था। ठीक है छात्रों, तो चलिए अब अपने अगले विषय की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे छात्रों उपनिषद। चलिए इसे भी सरल रूप में समझते हैं। अब यहाँ पे हम उपनिषदों की बात करेंगे। तो यानी कि उपनिषदों का समय कब का माना जाता है, तो उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो समय है वहां उसके जरिए हम भारतीय आर्यों के चिंतन को और अधिक सही तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब उपनिषदों में जो जांच पड़ताल की चेतना के बारे में और उसकी चीजों के बारे में सत्य की खोज जो थी उसके प्रति एक उत्साह यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक बात आती है कि जो सत्य की खोज के जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका कोई लिखित दस्तावेज था या नहीं था, क्या इसका कोई आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था या नहीं था। तो इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था या उसकी जो वस्तुनिष्ठ पद्धति थी वो उतनी अधिक तो नहीं थी, पर हाँ इसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक तत्व कहीं ना कहीं मौजूद ही था। ओके, दूसरी बात यहाँ पे क्या कही जा रही है कि इन्होंने आत्मबोध पर बल दिया और साथ ही साथ उन्होंने आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान भी बताया और इन दोनों को एक मानने पर बल दिया। किसको? आत्मा और परमात्मा को। साथ ही बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य ही माना गया। यानी बाह्य जगत यानी बाहरी दुनिया को उन्होंने मिथ्या नहीं बोला कि वो झूठ नहीं है, उन्होंने उसे माना, अपनाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं उपनिषद के अंतर्गत नेहरू जी हमें और क्या बताते हैं। वे हमें उपनिषदों के कार्य करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। उपनिषदों का कार्य क्या था? उपनिषदों का कार्य ये था कि वे अद्वैतवाद की ओर ज्यादा उनका झुकाव था। पहली बात तो अब अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद होता है किसी धर्म विशेष को न मानना। ठीक है, और उपनिषदों का दूसरा कार्य क्या था यहाँ पे कि वे लोगों के आपसी मतभेदों को कम करना चाहते थे। जिससे कड़वाहट फैल रही थी समाज में, वे उस मतभेद को यहाँ पर कम करना चाह रहे थे। उन्होंने जादू और टोना जैसे विचारों को भी हटाने के लिए लोगों को अपनी बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सच्चे ज्ञान को ही बढ़ावा देना चाहिए और जिसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है वो कर्म कांड या पूजा पाठ नहीं कर सकता, अतः वो व्यर्थ हो जाएगा। वो पूजा पाठ किसी काम का नहीं होगा यदि आपको सच्चा ज्ञान नहीं है। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि उपनिषदों की क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि इन्होंने सच्चाई पर बल दिया, यानी सच बोलने पर अधिक बल दिया। साथ ही इन्होंने जो इनके जो उपनिषदों के जो फेमस प्रार्थना थी उस समय की जो प्रार्थनाएं थी, अभी भी हम देख सकते हैं उन्हें, उन प्रार्थनाओं में उन्होंने किस चीज पर अधिक बल दिया? प्रकाश और ज्ञान की कामना पर। उन्हें कहा कि प्रकाश और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चल। ठीक है, साथ ही इच्छा
पूर्ति हेतु ईश्वर को याद करना है। इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बल दिया। साथ ही आखिर में वे कहते हैं कि जीवन यात्रा में आगे बढ़ने की भरसक प्रेरणा हमें उपनिषदों से मिलती है। तो छात्रों, यहाँ पे अध्याय 3 के पहले भाग की समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम भाग 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।